जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज हम आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हुए हैं, जनगणना 2011। इससे आपको पेपर में एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। चाहे आप सेंट्रल का एग्जाम देने जाएं, चाहे आप स्टेट का एग्जाम देने जाएं, किसी भी प्रकार का एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और यकीन मानिए कि वह क्वेश्चन भी हमारी ही वीडियो से होना चाहिए, क्योंकि हमने जनगणना से बनने वाले सभी क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया है। इसके बाहर के क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो क्वेश्चन क्या बोलता है, विश्व में प्रथम जनगणना कब किया गया था और कहाँ हुई थी। तो याद रखिए, विश्व में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी 1749 में हुई थी, 1749 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? स्वीडन में हुई थी। सेकेंड क्वेश्चन, 10 की जनगणना की शुरुआत। अब सबसे पहले जान लीजिए 10 की जनगणना क्या है। ये 10 की जनगणना का मतलब होता है प्रत्येक 10 वर्ष में जो जनगणना की जाती है, इसे आप 10 की जनगणना कहते हैं। प्रत्येक 10 वर्ष में जो जनगणना की जाती है उसे आप 10 की जनगणना कहते हैं। ठीक है, चलिए तो याद रखना कि अपने यहाँ पर भी, अपने भारत में भी क्या कौन सी जनगणना होती है? 10 की जनगणना, कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणनाएं होती है। ठीक है, लास्ट ईयर हुई थी 2011 में। अब नेक्स्ट ईयर कब होगी? 2021 में नई जनगणना होगी। ठीक है, नया डाटा आएगा, नई चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब मेन क्वेश्चन ये रहेगा कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। ठीक है, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। किसने करवाया था? लॉर्ड मेयो ने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के तो याद ही रखिएगा। ठीक है, हालांकि ये भी बहुत सरल है, याद रखिएगा कि सबसे पहले स्वीडन में, 10 की जनगणना अमेरिका में। ठीक है, और अब भारत का तो ईयर भी याद रखना है, बाकी याद रखे ना रखे चलेगा। ठीक है, जो पीएससी वाले हैं वो सब चीज याद रखें, लेकिन जो वनडे एग्जाम वाले हैं केवल स्टेट के नाम, कंट्री के नाम बस याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था, ये आपको याद रखना पड़ेगा, सभी को याद रखना पड़ेगा, ईयर भी और साथ में किसके शासनकाल में। तो लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में हुआ था, 1872 में हुई थी पहली जनगणना सबसे पहले। लेकिन अगर पूछेगा 10 की जनगणना मतलब प्रत्येक 10-10 वर्ष में करेंगे, ये किसने बोला था? रिपन ने बोला था। ठीक है, उसने रिपन ने बोला था। ठीक है, कि रिपेन बोलेगा। ठीक है, लॉर्ड रिपन बोलेगा। कैसे याद रखोगे भाई? देखो, मेयो के शासनकाल में क्या हुआ, अब बोलते कि हर साल मर रहे हैं व्यक्ति और जी रहे हैं व्यक्ति, तो कैसे होगा? तो लॉर्ड मेयो परेशान हो गया था उसको। ठीक है, प्रत्येक वर्ष जनगणना प्रथम जनगणना कौन करेगा? मेयो करेगा। कब करेगा? 1872। तो हम पहले आपको ये बता दें कि प्रथम जनगणना कैसे याद रखना। प्रथम जनगणना कि भाई कौन मर रहा कौन जी रहा, तो मेयो बताएगा। कि कौन मर रहा है कौन जी रहा, तो मेयो बताएगा कि कौन मर रहा है कौन जी रहा। इसके बारे में जनगणना करना, भाई कितने लोग बच रहे हैं, कितने लोग नहीं बच पा रहे हैं, क्या एवरेज चल रहा है हमारे इधर, पूरी जानकारी के लिए ना, पूरी भारत की जनगणना करने के लिए मेयो आएगा और मेयो बोलेगा कि सबसे पहले जनगणना कराएगा। फिर बाद में क्या होगा? रिपन आएगा। रिपन मतलब दोबारा जनगणना होगी, और किस स्तर पर होगी कि भाई बार बार जनगणना करो तो बहुत। रिपेन ना, रिपन को याद रखें, रिपेन मतलब दोबारा पेन हो रहा, मतलब हर बार हर साल ऐसा करते जा रहे हो तो फिर इससे प्रॉब्लम जाएगी, है ना, बार बार पेन होगा आपको, रिपन होगा। तो उससे याद रखिए कि इसीलिए रिपन आएंगे। और रिपन ने क्या कर दिए, बोलते हैं कि 10 वर्ष के अंतराल में करेंगे। मेयो आएगा, कौन मर रहा कौन जी रहा, बोलेगा भारत की जनगणना कराओ भाई, कौन मर रहा है कौन जी रहा। तो सबसे पहले भारत की जनगणना कराएगा मेयो। ठीक है, उसके बाद करेगा रिपन। रिपन आएगा तो बोलेगा कि यार बार बार ये बहुत फिर कष्ट होता है, इतना खर्चा होता है, इतना पूरा बजट होता है, बार बार लोग आते, मतलब कि प्रॉब्लम जा रही है बहुत ज़्यादा। तो रिपन को बहुत पेन हो रहा था, इसीलिए उसने क्या करवाया? 10 की जनगणना चालू करा दिया। इस तरह से आप याद रखना दोनों के नाम। केवल हम ये कोशिश करें कि आपको याद भी रहे। जो रिफ्रेशर स्टूडेंट है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको इतना जल्दी याद नहीं हो पाता, बस उसके लिए हम आपकी हेल्प करा रहे हैं। बाकी जिनको याद हो जाता है बहुत बढ़िया। ठीक है, कि भारत में प्रथम जनगणना 1972 मेयो के शासनकाल में हुई थी। 10 की जनगणना कब हुई थी? रिपन के शासनकाल में, 1881 में। नेक्स्ट चलते हैं। आपका क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेंगे? ठीक है, ये वाले दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद जनगणना अधिनियम बना। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखना कि जनगणना अधिनियम कब बना? 1948 में। ठीक है, जनगणना अधिनियम कब बना? 1948 में। ये मतलब पीएससी वालों के लिए तो सभी इंपॉर्टेंट है, पीएससी और जितने भी ये सिविल सर्विसेज वालों के लिए, उनके एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं जाना है आप सभी को। और बाकी भी जिनमें जीके की क्वांटिटी अच्छी रहती है उनको भी सारे क्वेश्चन रिमेंबर करना है, लेकिन वनडे एग्जामों में उतना कम आता है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, तो याद रख लें जनगणना अधिनियम कब बना? 1948 में बना। नई जनसंख्या नीति घोषित की थी। तो नई जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? 15 फरवरी 2000 में। ठीक है, 15 फरवरी 2000 में नई जनसंख्या नीति घोषित की गई थी। और इसी समय लक्ष्य रखा गया था कि 2021 तक, ठीक है, इसी समय एक लक्ष्य रखा गया था कि 2021 तक हम क्या कर देंगे भाई? जनसंख्या को नियंत्रित कर देंगे। इसी लक्ष्य को हटा करके 2000 क्या कर दिया गया? 2045 तक का लक्ष्य कर दिया गया। जनसंख्या नियंत्रण में बोला गया था कि 2021 तक हम जनसंख्या को नियंत्रित कर लेंगे। ठीक है, वृद्धि में नियंत्रण
हासिल कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया, तो उस टारगेट को बदल करके 2045 कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को मालूम है कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है भाई। जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से याद रखें कि जनसंख्या दिवस बनाया जाता है 11 जुलाई को। फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोलते हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन क्या होता है भाई? हमने सुना है ना परिवार नियोजन, हम दो हमारे दो, ठीक है, किस तरह से पालन पोषण, मतलब परिवार के बारे में कि जागरूकता बढ़ाने के लिए, कम से कम परिवार करने के लिए, मतलब ज़्यादा बच्चे ना हो, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब भाई? 1992 में चालू हुआ था, ठीक है, 1952 में चालू हुआ था। इसको देखिए, इसको भी कैसे याद रख लेना, यहाँ पर भी देख लीजिए कि कैसे कैसे याद रख सकते हैं। जनगणना अधिनियम, देखिए जनगणना अधिनियम को भी अगर याद करना है तो ये कैसे याद रख लीजिए। 1947 में क्या होगा? 1947 में हमारा देश आज़ाद होगा, और आज़ाद होने के बाद गिनती की जाएगी भाई कितने देश हमारे में, मतलब कि कितने लोग हमारे मतलब कि देश में है, वो सभी जनगणना के लिए नियम बन जाएगा। तो 1948 में इस तरह से याद रखना कि 47 में आज़ाद हुआ और 48 में नियम बन जाएगा, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या चलते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या हो जाएगा? परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में बताया जाएगा, अच्छी तरह से याद रखना। और परिवार नियोजन की जो शुरुआत है ना, पूरे विश्व में भारत देश ही प्रथम है, ठीक है। परिवार नियोजन को चालू करने वाला पूरे विश्व में भारत देश ने सबसे पहले परिवार नियोजन चालू किया। और कब किया चालू? 1952 में, अच्छी तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो WC पाउल्डेन थे, ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम जनगणना के जो आयुक्त थे वो WC पाउल्डेन थे। अभी के जो जनगणना 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? C चंद्रमौली, ठीक है, C चंद्रमौली थे, याद रखिएगा। और पहले, सबसे पहले जो आयुक्त बने थे वो कौन थे? WC पाउल्डेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है भाई और किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है? देखिए, मानव पूंजी निर्माण की धारणा का प्रतिपादन, मतलब जो मानव एक पूंजी है, ठीक है, बता रहा है कि जो मानव पूंजी निर्माण है ना, मानव भी एक प्रकार की पूंजी, जिस देश में जितने ज़्यादा मानव रहेंगे, कर्मठ मानव रहेंगे, मतलब कर्म करने वाले ऐसे हैं, तो ये इसका जो प्रतिपादन क्या है कि मानव भी एक पूंजी के काम करता है, निर्माण करता है, वो कौन ने कहा? TW सुल्ज, ठीक है, TW सुल्ज जी जो रहे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि मानव पूंजी निर्धारण का प्रतिपादन किया। तो आपसे केवल फैक्ट पूछा जाएगा कि मानव पूंजी निर्माण का प्रतिपादन किसने किया, तो आप याद रखिएगा TW सुल्ज ने किया था मानव पूंजी निर्माण का प्रतिपादन। फिर उसके बाद ये भी पूछा जाएगा कि लुप्त होती महिलाओं की अवधारणा किसने दी? कि लुप्त होती महिलाओं की अवधारणा दी अमर्त्य सेन ने, ठीक है, अच्छे वन लाइन फैक्ट ये सब याद होना चाहिए कि लुप्त होती महिलाओं की अवधारणा किसने दी? अमर्त्य सेन ने दी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या कोष, जनसंख्या स्थिरीकरण कोष, इसको कब स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा कि 13 फरवरी 2003 को, ठीक है, 13 फरवरी 2003 को इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। परिवार नियोजन प्रतीक, लाल रंग का परिवार नियोजन प्रतीक का सिंबल बताइए। तो परिवार नियोजन जो प्रतीक है वो आप अपने अच्छी तरह से देखा होगा, काफ़ी जगह अगर हॉस्पिटल भी कभी जाते होगे तो इस तरह का एक एरो बना रहेगा और रेड कलर का पूरा पैंट रहेगा रेड कलर का, तो लाल रंग का उल्टा त्रिभुज बना रहता है। देख लीजिए, आपको ये बना दिया गया है, यहाँ पर हमने आपको बनाकर दिखाया है कि भाई लाल रंग का उल्टा प्रतीक कैसे बना होता है। इस तरह का सिंबल बना रहता, लाल रंग का उल्टा त्रिभुज बना होता, परिवार नियोजक प्रतीक कहलाता है ये, ठीक है। तो अच्छी तरह से याद रखिएगा। फिर ये याद रख लीजिए, चूंकि आगे भी आएगा क्वेश्चन, इस अभी से याद रखें कि जनसंख्या महान विभाजक वर्ष, ठीक है, कि महान विभाजक का मतलब इस वर्ष जो था ना, ठीक है, इस टाइम पीरियड पे अकाल आ गया था। तो अकाल के कारण 1911 से, ठीक है, 1911 हमें तो कोरोना टाइम पीरियड आ गया ना याद, तो इसलिए हमने वो बोल दिया। लेकिन यहाँ पर समझे कि उस समय कब था कि 1911 से लेकर 1921 के बीच अकाल आ जाने के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, इसीलिए इसे कहा गया महान विभाजक वर्ष, ठीक है। जनसंख्या महान विभाजक वर्ष 1921 से लेकर 1911 का जो इंटरवल था उसमें महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। फिर नेक्स्ट पर आते हैं, महाविस्फोटक काल क्या था? तो महान विस्फोटक काल जो था वो क्या था? 1951 से लेकर 81 विस्फोट हो गया, मतलब जनसंख्या वृद्धि हो गई, बहुत सारी जनसंख्या हो गई, बहुत सारी जनसंख्या। तो इस इंटरवल में बहुत सारे लोग जन्मे हुए थे, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग ने जन्म लिया, तो इसलिए 1951 से 81 के बीच को क्या बोला जाता है? महाविस्फोटक काल। जबकि 1911 से 21 को क्या बोला जाता है? महान विभाजक। इस समय लोग बहुत सारे मरे हुए थे, ठीक है, अकाल के कारण इस समय मर गए थे, और इस समय बहुत सारे लोग जिंदा हो गए थे, ठीक है, मतलब जिंदा मतलब कि बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया
लिया था, ऐसा नहीं कि जिंदा हो गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा महाविस्फोटक काल किसको बोलते, टाइम पीरियड क्या था, और महान विभाजक वर्ष क्या था। अब चलते हैं मेन फैक्ट में। ये सब तो वन लाइन फैक्ट है जो आपको याद रखेंगे। जो मेन फैक्ट है वो ये हैंगे कि अब जो पेपर में आने वाला है वो सारी चीज़ें पढ़िए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऊपर वाली तो जनरली पीएससी वालों के लिए और इनके लिए इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अब जितने भी फैक्ट्स बताने जा रहे हैं वो सभी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसलिए अच्छी तरह से याद रखिएगा। क्या बोलता है पहला क्वेश्चन, देश की 15वीं, याद रखिए जो जनगणना 2011 की थी वो देश की 15वीं जनगणना है। ठीक है, देश की 15वीं जनगणना है और पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत की, क्योंकि अगर रिपन के टाइम से, मेयो के टाइम पीरियड से लगेंगे तो 15वीं, लेकिन स्वतंत्र भारत की, अगर स्वतंत्र भारत की जनगणना की बात की जाएगी तो 7वीं जनगणना। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि देश के कौन से नंबर की जनगणना है, 15वीं नंबर की जनगणना है। स्वतंत्र भारत के 7वें नंबर की जनगणना है 2011 की जनगणना। पूछा जाएगा कि अपनी जनगणना के आयुक्त कौन थे, तो इसमें जो आयुक्त थे डॉक्टर चंद्रमौली थे। ठीक है, कौन थे, डॉक्टर चंद्रमौली आयुक्त थे। रियरली होता है ये सारे नंबर्स आपके पूछे जाएं। ठीक है, तो इसलिए इसमें अगर आप नंबर्स ना भी याद रखें तो चल जाएगा, आपको क्वांटिटी पे याद रखना सारी चीज़ें। हमने आपको बता दी कि देश की कौन सी नंबर की जनसंख्या थी, तो 15वें नंबर की जनगणना थी, और स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, तो 7वें नंबर की जनगणना है ये। अगर पूछा जाएगा जनगणना आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्रमौली हमारी 2011 की जनगणना के आयुक्त थे। पूछा जाएगा कुल कितनी जनसंख्या है, तो 121 करोड़ जनसंख्या। भारत देश में कुल कितनी जनसंख्या है, 121 करोड़ की जनसंख्या है। ये नंबर्स उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते आजकल पेपर में, पूरा नंबर्स नहीं पूछा जाता, परसेंटेज में पूछा जाता, तो आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। कल को ये पूछ सकता है भाई कि पुरुष की जनसंख्या कितनी, पुरुष उतना ज़्यादा नहीं। ठीक है, कुल जनसंख्या पूछेगा, जनगणना आयुक्त पूछेगा, कौन से नंबर की ये पूछेगा। पुरुष और महिला बहुत कम पूछता है, लेकिन फिर भी याद रखना कि अगर पूछ लिया तो फिर बनना चाहिए ना। 51.47% पुरुष है हमारे भारत देश में, 48.53% महिलाएं हैं। देखिए होना तो कितना कितना चाहिए, 50 पुरुष 50 महिला होना चाहिए, 50% पुरुष होना चाहिए, 50% महिला था। ठीक है, ये 1% बढ़ जाएगा और 1% अप्रॉक्स में घट जाएगा। इस तरह से थोड़ा एक एवरेज भी मार सकते हो आप, लेकिन पूरा अगर परफेक्ट याद रख पाओ तो रख पाओ, वरना देख लेना कि 1% घट जाएगा, वो 1% थोड़ा लगभग में घट जा रहा है। ठीक है, घट जा रहा है और बढ़ जा रहा है। इस तरह से याद रखना कि 51.47% पुरुष थे, महिला है 48.53% महिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सेक्स रेशो। ठीक है, लिंगानुपात, लिंगानुपात मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अच्छी तरह से इसको याद रख लेना भाई कि लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943। भारत का लिंगानुपात कितना है, 943। ये 943 क्या होता है भाई, ये लिंगानुपात क्या होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा आपको बता दें कि लिंगानुपात जो होता है ना, ये बताता है कि 1000 यदि हमारे इधर लड़के हैं तो उस पर कितनी लड़कियां हैं उसको बताने के लिए लिंगानुपात होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं इस चीज को बताता है लिंगानुपात। तो हमारे भारत देश में जो लिंगानुपात है वो कम है बहुत। देख लीजिए कितना कम है भाई, मतलब 943, 1000 लड़कों पे केवल 943 लड़कियां ही है। तो लिंगानुपात याद रखिएगा कि भारत का लिंगानुपात है 943। ठीक है, और क्या होता है लिंगानुपात वो भी बता दिया। और उसके बाद ये भी याद रखें कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पूछेगा तो बता देना केरल का है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का है। अगर वहाँ पर 1000 लड़के हैं तो 1000 लड़कियों पर, 1000 लड़कों पर 1089 लड़कियाँ हैं। ठीक है, 89 है ना, 89। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद हरियाणा, अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा लिंगानुपात तो केरल, सबसे कम लिंगानुपात तो हरियाणा। कितना है हरियाणा का, 879 है। ठीक है, 1000 लड़कों पर 879 लड़कियाँ हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा तो केरल, सबसे कम पूछेगा तो हरियाणा। इसके बाद आते हैं हम शिशु लिंगानुपात। तो कई जगह यहाँ पर लिखा रहता है और 1918 लिखा रहता है, कई जगह 1919 लिखा रहता है, तो ज़्यादा विवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 18-19 दोनों याद रख सकते हैं, लेकिन जनरली 19 को ही ज़्यादा प्रेफर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर ये भी याद रखना शिशु लिंगानुपात। ठीक है, शिशु लिंगानुपात में क्या रहेगा, अपने इधर का जो भारत देश का शिशु लिंगानुपात है वो 1919 है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का बोलेगा, मतलब सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पूछेगा तो बोलना अरुणाचल प्रदेश का, सबसे कम हरियाणा का। देखिए कैसे याद रखना, यहाँ पर देखिए लिंगानुपात में तो केरल ज़्यादा है, लिंगानुपात में केरल ज़्यादा है, लेकिन शिशु लिंगानुपात में अरुणाचल प्रदेश ज़्यादा है। ठीक है, याद रखिएगा, लिंगानुपात में केरल ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा, लेकिन शिशु लिंगानुपात की जब बात करेगा तो क्या रहेगा, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश का शिशु लिंगानुपात ज़्यादा होगा। केरल का लिंगानुपात ज़्यादा है और शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का ज़्यादा है, और हरियाणा का दोनों में कम है। लिंगानुपात भी हरियाणा का कम है, शिशु लिंगानुपात भी हरियाणा का कम है। ठीक है, हो सके तो ये फैक्ट भी याद रखना कि कितना कितना है, 1943 1089 तो याद ही रखना है केरल का ना। शिशु लिंगानुपात मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको याद रखना। फिर इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उस पर चलते हैं।
देखिए उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है 10 की वृद्धि दर, मतलब हमारे भारत देश में 10 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई। 2011 के पहले कितने 2011 के पहले 2001 में जनगणना हुई होगी, फिर 2011 में जनगणना हुई है, अब 2021 में जनगणना होगी। तो 2001 से 2011 के बीच कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, तो वो बताने के लिए याद रखना कि 17.7% की वृद्धि हुई है। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है हमारे इधर की, 17.7% जनसंख्या वृद्धि दर है। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिएगा कि जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 17.7%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साक्षरता दर कितने अपने इधर की, तो साक्षरता दर हमारे इधर की कितनी है, 74.04%। ठीक है, अगर पूछा जाएगा 100%, हालांकि केरल की पहले 99 जनगणना हुई थी तब 99 थी, लेकिन अभी 100% केरल लिटरेचर कहलाएगा। साक्षरता अभी 100% हो चुकी है। 2021 की जनगणना जब आएगी तो और पता चल जाएगा, 21 में 100% हो चुका है, लेकिन उस समय 98 99 था। ठीक है, तो अभी याद रखना कि साक्षरता दर पूरे भारत देश की कितनी है, तो पूरे भारत देश की साक्षरता दर है 74.04%। पूरा अच्छी एक्यूरेट याद रखिएगा। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साक्षरता दर इंपॉर्टेंट है। 10 की वृद्धि दर इंपॉर्टेंट है, 17.7%। साक्षरता दर इंपॉर्टेंट है, पुरुष साक्षरता उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप याद रख सकते हैं कि 80.9%। महिला साक्षरता दिवस है 64.6%। ये सब फैक्ट है, आपको याद ही रखना है भाई। नगरीकरण बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, नगरीकरण भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत की कितनी जनसंख्या नगर में निवास करती है, भारत की कितनी जनसंख्या नगर में रहती है, तो 31.2%। ठीक है, नगरीकरण जनसंख्या कितनी है भारत में, 31.2%। अगर नगर में 31.2 रहती है तो शहर गांव में कितनी रहेगी, 100 से घटा दीजिएगा, गांव किया जाएगा। लेकिन मेनली क्या इंपॉर्टेंट है भाई, नगरीकरण जनसंख्या इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा हमारे इधर पे जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382। ठीक है, कई बार तो आपसे ये पूछा जाता है कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो जनसंख्या घनत्व होता है कि 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर अगर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई का एरिया ले लिया जाए, मतलब 1,000, ठीक है, 1,000 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी 1,000 किलोमीटर भी ना करके इसको कैसा कर दें हम कि आपको समझ में आ जाए इजिली। ठीक है, कि 1 किलोमीटर स्क्वायर पर कितने लोग रहते हैं वो बताना है। ठीक है, अगर आपने 1 किलोमीटर लंबाई ले लिया, 1 किलोमीटर चौड़ाई ले लिया, तो इतने एरिया में मैक्सिमम कितने, मतलब 1 किलोमीटर एरिया में आपके कितने, 1 किलोमीटर स्क्वायर है ना, किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आपसे पूछा जाता है कि क्या जनसंख्या घनत्व किससे निकाला जाता है, तो मतलब वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, वर्ग किलोमीटर। तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसको कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। तो 1 वर्ग किलोमीटर, वर्ग का मतलब होगा अगर एक लंबाई और एक चौड़ाई, और इतने एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, 382। अपने भारत देश में 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 382 लोग रहते हैं, तो ये हमारे इधर का क्या कहलाएगा, जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। ठीक है, तो भारत के जनसंख्या घनत्व कितना है भाई, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। बोलना भी सीखे अच्छी तरह से ना, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। पेपर में वो सारी चीजें पूछी गई है। ठीक है, कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, एक वर्ग किलोमीटर में निकालते हैं कि 1,000 किलोमीटर वर्ग में निकालते हैं, तो याद रखिएगा 1 वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या को, ठीक है, बताया जाता है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, यहाँ पर आता है 2011 के समय देश में जिलों की संख्या कितनी थी, तो जब 2011 के समय देश की जिलों की संख्या निकाल रहे थे तब 640 थी। अब बढ़कर फिर नया शोध आएगा तब बताई जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 2011 के समय भारत में कुल कितने जिले थे, 640 जिले थे। ठीक है, कितने जिले थे टोटल, 640 जिले थे भारत में 2011 की जनगणना के टाइम पर। अभी फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शुभांकर। 2011 का जो शुभांकर था वो क्या था, तो प्रगणक शिक्षक। ठीक है, क्या था, प्रगणक शिक्षक था। ठीक है, उधर पे शुभांकर जो थे प्रगणक शिक्षक थे। अपने इधर का लोगो स्लोगन क्या था, नारा क्या दिया गया था, ठीक है, जनगणना में, तो जनगणना में दिया गया था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, जनगणना का जो स्लोगन था या नारा था वो क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, ये आपका नारा था, स्लोगन था। शुभांकर क्या था, प्रगणक शिक्षक था। 2011 के टाइम पीरियड में कितने जिले थे, 640 जिले। कितने नगर में प्रतिशत रहती जनसंख्या, 31.2% में। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको भूल कर जाना ही नहीं है, पेपर में पूरा मगअप होना चाहिए सारी चीजें, कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहती है, तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में रहती है। ठीक है, भारत में 121 करोड़ जनसंख्या है, जो पूरे विश्व का 17.5% है। और क्वेश्चन फिर याद रखिए कि फर्स्ट कौन आता है पूरे विश्व में, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस में है, चीन में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, भारत। सबसे ज्यादा जनसंख्या है चीन में, दूसरे नंबर पे भारत। लेकिन कुछ ही समय बाद देखा जाएगा कि भारत भी फर्स्ट नंबर पे आ सकता है। ठीक है, इसीलिए बहुत सारी नीतियां चल रही, योजनाएं चल रही
चाहिए ताकि कम से कम जनसंख्या हो। ठीक है, चलिए तो अभी याद रखना 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, चीन फर्स्ट है जनसंख्या के मामले में, भारत का रैंक है सेकेंड, पूरा अच्छे से याद रखना। ठीक है, और भारत में कुल कितना प्रतिशत, पूरे विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या है, ठीक है 17.5%। इसके बाद नेक्स्ट क्या हैगा, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल हमारे भारत में है, तो 2.4%। ठीक है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भारत में है। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, रूस, और भारत का रैंक है 7वां। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना कि भारत का रैंक जनसंख्या में कितना है, सेकेंड रैंक है। भारत का रैंक जनसंख्या दृष्टि से सेकंड है, भारत का रैंक क्षेत्रफल की दृष्टि से 7th है। दोनों ही आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। इसमें है 17.5% जनसंख्या है। ठीक है, और कुल विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल भारत में है। दोनों अच्छी तरह से मेन फैक्ट है, याद रखिए, आपको भूलना नहीं है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्या बोलता है, कैसी क्या चीजें वो समझते हैं। देखिए आपको बताया गया था कि जनसंख्या महान विभाजक दिवस या ग्रेट डिवाइडिंग ईयर किसको कहा जाता है, तो 1911 से 21 का जो टाइम पीरियड था उसको महान विभाजक दिवस कहा जाता, ईयर कहा जाता है। उसके बाद महाविस्फोटक काल क्या था, जब बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, बहुत सारे लोग आए। ठीक है, मतलब बहुत सारा जन्म दर में वृद्धि हुई थी। तो 1951 से 1981 का जो टाइम पीरियड है इसमें बहुत सारे लोग ने उत्पन्न लिया। ठीक है, मतलब जन्म हुआ था। तो 1951 से 81 महाविस्फोटक काल था, और मृत्यु कब हुई थी सबसे ज्यादा लोगों की, अकाल के कारण 1911 से 81 के बीच। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद देखिए हमने इतना कुछ लिखा है, आपको उतना याद नहीं रखना, आपको मेन फैक्ट याद रखना है कि 10 की वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर क्या है भाई, 10 की वृद्धि दर, अगर भारत में 10 की वृद्धि दर पूछा जाएगा तो 17.7% है कि 10 वर्ष में, हर 10 वर्ष में कितनी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो हर वर्ष में भारत में 17.7% वृद्धि दर हो रही है। और ऐसा ही अगर होता रहा तो हमारा देश मतलब कुछ ही वर्षों में कितने सारी, मतलब बहुत सारी जनसंख्या हो गई। इसलिए बहुत सारे नियम निकले, सारी और लॉ निकल रहा है, सारी चीजें कि हम दो हमारे दो, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं निकल रही, परिवार नियोजन, जिससे वृद्धि दर को कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन अब याद रखें कि सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर कहाँ, तो भारत का प्रतिशत क्या है, 17.7 है। अब पूछा जाएगा कौन सा देश है, कौन सा राज्य है। ठीक है, कौन से राज्य में 10 की वृद्धि दर सबसे ज्यादा है, तो मेघालय में। ठीक है, मेघालय राज्य में 10 की वृद्धि दर सबसे ज्यादा है और नागालैंड में सबसे कम। तो फैक्ट बस याद रखिए कि सबसे ज्यादा कहां पर है 10 की वृद्धि दर, मेघालय में। सबसे कम कहां है, नागालैंड में। बस ये याद रखिए, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर मेघालय में है। हर 10 वर्ष में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां बढ़ रही है, मेघालय में। सबसे कम कहां हो रही है, नागालैंड में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। याद रखिएगा कि नागालैंड के टाइम पीरियड में ना, पहले जब 2001 में जनगणना हुई थी, 2001 में जनगणना हुई थी, नागालैंड में बहुत सारी 10 की वृद्धि दर थी। फिर उन्होंने नए नए नियम लाए होंगे, नए कानून बनाए, बहुत सारी पॉलिसियां निकाली होंगी। तो उसके तहत के बाद जब 2011 में जनगणना निकाला गया तो इतने कम हो गए, मतलब बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिला था। तो इसीलिए जो 10 की वृद्धि दर में कमी बोला जाएगा तो नागालैंड में, और सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, मेघालय में। मेघालय को कैसे याद रख लेना, सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है, बरसात क्या होती है भाई, सबसे ज्यादा बरसात मेघालय के मनीषराम में नहीं होती है। तो उसी से याद रखिए कि मेघालय में बरसात ज्यादा होती है। ठीक है, और वहीं पर, और बरसात की ऋतु के समय ही तो बच्चे मैक्सिमम वो होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो याद रखिएगा कि मेघालय में वर्षा ज्यादा होती है, तो वहीं पर सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर होगा, नागालैंड में बहुत कम होगा। इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, फिर चलते केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर दादर नागर हवेली, और अगर कम पूछेगा तो लक्षद्वीप पे। ठीक है, लक्षद्वीप पे वैसे भी आप जानते हैं कि बहुत कम है। अगर पूछा जाएगा कि भारत देश का लिंगानुपात कितना, तो आप सभी को याद है कि भारत देश का लिंगानुपात कितना है भाई, 943। ठीक है, भारत का लिंगानुपात पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा 943 है। अगर ये पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है, तो केरल का कितना है, तो 1084। ठीक है, पूरे भारत देश का लिंगानुपात है 943। लिंगानुपात क्या है हमने बता दिया, 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, इसको बोलते हैं लिंगानुपात। ठीक है, 943 लड़कियां 1000 लड़कों पर पूरे भारत देश में। लेकिन केवल केरल की बात की जाएगी तो केरल में 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, 1084 लड़कियां। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ का है, केरल का। याद रखिएगा सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, हरियाणा का। कितना है, तो 879। मेनली स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन कई बार जनरली केंद्र भी पूछ लेता तो वो भी अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, कि केरल में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। अगर बोलेगा केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ ज्यादा है, तो पांडुचेरी में, और कहाँ कम है, तो दमन और दीव में। फिर चलते हैं
लिंगानुपात कितना है, तो याद रखिएगा कि 919, ठीक है। अपने इधर का जो शिशु लिंगानुपात है वो कितना है, 919 है। और जबकि अगर ये पूछा जाएगा कि सबसे टॉप स्टेट कौन है शिशु लिंगानुपात में, तो यहाँ पर हमने मिजोरम लिख दिया, लेकिन ये सेकेंड नंबर पर होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पर क्या होना चाहिए, ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा ना, मिजोरम नहीं होगा, फर्स्ट नंबर पर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा भाई, अरुणाचल प्रदेश होगा, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश होगा। हम आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो उस पर याद रखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट कर देंगे, पीडीएफ में मिस्टेक होगी, मतलब ये लिखा होगा तो आप समझिएगा अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा टॉप पर है, 972 है, ठीक है। मिजोरम में कितना है, 970, अरुणाचल प्रदेश में 972 है। तो सबसे ज़्यादा जो शिशु लिंगानुपात होगा वो अरुणाचल प्रदेश में होगा, 972, ठीक है। हालांकि हमने आपको ऊपर भी बताया हुआ था, उससे भी याद रखेंगे, वरना ये तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश सबसे टॉप में 972 के साथ। और हरियाणा में सबसे कम सेक्स शिशु लिंगानुपात है ना, सेक्स रेशो तो है ही, शायद में शिशु लिंगानुपात भी हरियाणा में सबसे कम है, 934। वहाँ का जो शिशु लिंगानुपात है वो 934 है। अब चलते हैं अंडमान निकोबार में। अगर बोलेगा केंद्र शासित प्रदेश में बताइए, तो केंद्र शासित प्रदेश में जो सबसे कम सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात है वो है 934। हालांकि आपको मेनली स्टेट का याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और जितने भी स्टेट वाला बताएं जनरली उनका मैक्सिमम आता है, कभी कभी यहाँ केंद्र शासित प्रदेश का भी आता है, तो वो भी याद रखेंगे। अगर आप पीएससी या ऐसे सिविल सर्विसेज एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना भी हमने फैक्ट बताया वो आप के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं तो जिस पर हम फोकस करते जा रहे हो, जो चीजें ज्यादा हाईलाइट कर रहे हो, बोल रहे कि ये याद करना है, वो तो आपको याद करके ही जाना है। और हो सके तो सभी याद कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखवाया हमने, छोटे छोटे 2-2 4-4 फैक्ट बताए हैं, बस इतना ही याद करना है, इससे ज्यादा आपको याद भी नहीं करना है। चलिए तो देखते हैं, अगर पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का शिशु लिंगानुपात ज़्यादा है, तो वो होगा अंडमान निकोबार। किसका कम है, तो दिल्ली का। फैक्ट एक्ट ये कम पूछते हैं कि भाई कितना कितना, ये बहुत कम पूछता है, बस याद रखिएगा शिशु लिंगानुपात ज़्यादा किसका है, तो अंडमान निकोबार का, और कम किसका है, तो दिल्ली का। दिल्ली का याद रखिएगा भाई, क्योंकि दिल्ली में क्या हो जाएगा, जनरली अगर ये पूछा जाएगा कि शिशु लिंगानुपात कम किसका है, तो किसी को डाउट भी नहीं होगा कि दिल्ली का कम होगा, क्योंकि वो तो ये सोचेंगे कि भाई वहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ कैसे शिशु लिंगानुपात कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जनरली बच्चा दिल्ली नहीं मारेगा, तो आपको याद रखना है कि कम अगर पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश में कम से लिंगानुपात तो दिल्ली का है, ठीक है। और ज्यादा पूछेगा तो अंडमान निकोबार का, स्टेट में अरुणाचल प्रदेश का ज्यादा और हरियाणा का सबसे कम है। अब आते हैं अपन जनसंख्या का। जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपरों में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या का अगर स्टेट पूछेगा तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट है सबसे ज्यादा जनसंख्या का स्टेट अगर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की होगी। फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आएगा, थर्ड नंबर पे बिहार आएगा। लेकिन आपको ये सेकंड और थर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। कितनी है, लगभग 20 करोड़ है, ठीक है, याद रखेंगे। और फिर उसके बाद बोलेगा सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, तो सबसे कम संख्या है मिजोरम में, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, सबसे कम जनसंख्या है, मिजोरम बोला ना, सिक्किम में, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, ठीक है। याद रखेंगे आप सभी। उसके बाद याद रखो कि सिक्किम को याद रखो, सिक्कों के बराबर जनसंख्या, भाई वहाँ पे इतने ना चिल्लर के बराबर जनसंख्या नहीं बोलते, चिल्लर हो। चिल्लर का मतलब कभी जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि अरे कितनी चिल्लर ले, मतलब कि चिल्लर को कम लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे डिनोट करते ना, तो उससे याद रख लीजिए कि सिक्के मतलब चिल्लर, ठीक है। तो वहाँ पे इतने चिल्लरों के बराबर जनसंख्या है, जबकि उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ की जनसंख्या। तो कैसे भी करके आपको याद होना चाहिए, मेन उद्देश्य आपको याद करना, ठीक है, याद रहे हमेशा के लिए। अब पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या। आपको खुद भी पता है कि कितनी भीड़ भाड़ वाली सिटी है केंद्र शासित दिल्ली, ठीक है। और अगर कम पूछेगा तो लक्षद्वीप में आप खुद भी जानते हैं कि वहां पर कितने कम लोग रहते हैं, ठीक है। और उनकी मतलब ऐसे जनरली तो वैसे कोई रहता नहीं, वहां की जनजाति ही सबसे ज्यादा रहती है। तो लक्षद्वीप याद रखिए कि सबसे कम लोग होते हैं और दिल्ली में सबसे ज्यादा। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। जितने भी फैक्ट बताए वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसको ज्यादा हाईलाइट करवा रहे हैं वो तो जनरली याद ही रखना है आपको, और जो ज्यादा बोल रहे हैं उसको तो बिल्कुल रिमेंबर रखना है। पूछता है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब ऐसे जिले जहां पर पहले की अपेक्षा अभी बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। देख लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश के काराकोलम में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के करंगकुलम में जो है, करंगकुलम में, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है, अरुणाचल प्रदेश का करंगकुलम एक जो स्टेट है, वहां पर
11.01% की वृद्धि हुई। मतलब अगर मान लीजिए पहले 50 लोग थे तो अब एकदम 10 साल के अंदर वहां पर 100 लोग हो गए, ठीक है। अगर पहले 200 थे तो अब 400 हो जाएंगे, तो पूरा 100% की वृद्धि हो गई है अरुणाचल प्रदेश के कारंगकुलम में, ठीक है। 100% से भी ज्यादा की वृद्धि। और अगर पूछेगा कि स्टेट मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश बताइए, तो केंद्र शासित प्रदेश है पांडुचेरी, ठीक है। पांडुचेरी का यमन, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का कारंगकुलम जिला है जहां पर 100% जिला की बात हो रही है, ठीक है। कारंगकुलम जिला में कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। यमन यमन यमम है, कहाँ का है, तो पांडुचेरी का, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश का जिला पूछेगा तो यमम, और स्टेट पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश का कारंगकुलम। वैसे वो ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन अगर फन लाइन फैक्ट में आता है तो आपसे बनना चाहिए। और याद रखिए कि यहाँ पर थोड़ा हैंड राइटिंग का अगर इशू होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें मटेरियल आपको जल्दी प्रोवाइड कराना था एग्जाम से पहले, और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करना था, तो हमने राइटिंग पर उतना फोकस नहीं किया। फटाफट आपको लिख कर प्रोवाइड करा दे ताकि आप अच्छी तरह से नोट्स बनाएं और उसको रिमेंबर रखें, ठीक है। मेन है आपका एग्जाम क्रैक होना, किसी भी बाइक रुक और हो। चलिए यहाँ देखिए, जनसंख्या घनत्व, ये क्वेश्चन भी मोस्टली पेपर में बहुत ज़्यादा आता है कि जनसंख्या घनत्व बताइए। तो जनसंख्या घनत्व के बारे में याद रखें कि अगर भारत की संख्या घनत्व बोलेगा तो 382। पेपर में और क्या क्वेश्चन आता है वो भी हम आपको बता दें। पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या घनत्व किस पर निकाला जाता है, तो याद रखिए कि 1 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने आदमी रहते हैं। अगर आपके इधर पूरी जमीन है तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने आदमी रहते हैं, तो पूरे भारत की यदि बात की जाए तो पूरे भारत में 382 आदमी, या आदमी जरूरी मतलब आदमी मतलब मैनी मतलब सोचिएगा व्यक्ति, ठीक है, 382 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो याद रखिएगा कि पूछा जाएगा जनसंख्या घनत्व किस किस बेस पर निकाला जाता है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्याओं को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं, इसको बताने के लिए जनसंख्या घनत्व यूज किया जाता है। तो आपसे पूछेगा प्रति 1000 किलोमीटर व्यक्ति, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति, ठीक है, प्रति 5000 किलोमीटर व्यक्ति। तो याद रखिएगा कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर व्यक्तियों की संख्या जो रहती है उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, बिहार का। वहां पर बहुत ज्यादा मतलब जमीन कम पड़ जाती है और वहां पर लोग ज्यादा है। मान लीजिए अगर 1000 किलोमीटर की जगह है तो वहां पर कितने लोग रहेंगे, 1106, ठीक है, मतलब 1106 लोग का है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा सबसे ज्यादा, मेनली फैक्ट पूछा जाता है, नंबर्स बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है, नंबर्स बहुत कम पूछा जाता है। जनरली स्टेट का नाम ही पूछा जाएगा कि बताइए सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो आपको उत्तर देना है बिहार में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। बिहार में कितनी जनसंख्या घनत्व है, 1106 में। अरुणाचल प्रदेश की कितनी जनसंख्या घनत्व है, 17, मतलब 17 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। फिर दिल्ली में कितनी हैगी, तो अगर बोलेगा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो दिल्ली में 1320 की। और अगर पूछेगा कम कहां पर, तो अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो याद रखेंगे कि अब ऐसे स्टेट पर जनरली फोकस किया जाता है तो वो याद रखिएगा। और अगर ऐसे भी पूछेगा जनसंख्या घनत्व तो केंद्र में, तो केंद्र में तो आपको पता है कि दिल्ली में ही सबसे ज्यादा लोग हैं और वहां पर भी सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। दोनों याद रखें कि जगह कम रहती है और लोग बहुत ज्यादा है। फिर साक्षरता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। साक्षरता का पेपर में आता ही आता है अगर जनसंख्या का पूछा जाता है जनरली ये, लेकिन आसान क्वेश्चन माना जाता है क्योंकि ये बच्चे रटे होते हैं। तो अगर ये पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पर है, पहले तो पूरे इंडिया की साक्षरता पूछी जाएगी, तो इंडिया की साक्षरता याद रखिए 73% पूरी इंडिया की साक्षरता होगी। अगर ये पूछेगा कि सबसे साक्षर राज्य बताइए, तो सबसे साक्षर राज्य है केरल भाई। केरल की परसेंट अभी तो हालांकि कुछ ही साल पहले की जो रिपोर्ट आई है उसमें केरल 100% साक्षर हो गया है, लेकिन उस समय जब 2011 की रिपोर्ट थी, मतलब जनगणना की रिपोर्ट आई थी, उस समय जो केरल था वो 94% साक्षर था। अभी ये 100% साक्षर हो चुका है, ठीक है। तो याद रखें कि सबसे ज्यादा साक्षरता में कौन है, केरल, इसीलिए वहां का लिंगानुपात भी ज्यादा, इस तरह से याद रख लें। फिर उसके बाद देखें कि सबसे कम साक्षर, तो सबसे कम साक्षरता प्रतिशत अगर पूछा जाएगा तो कहां पे है, सबसे कम साक्षरता प्रतिशत बिहार में, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षर बोलेगा तो लक्षद्वीप में है, और दादर नागर हवेली में सबसे कम। तो याद रखिएगा, ठीक है, दादर नागर हवेली में जो रहेगा वहां पर कम रहेगा, तो याद रखेंगे, ठीक है, कि भाई हवेली है ना, तो हवेली में सब बैठे रहते हैं, खेलते रहते हैं, कूदते रहते, तो पढ़ते नहीं होंगे, कम पढ़ते होंगे। तो याद रखिए कि साक्षरता कहाँ पर होगी, यहाँ पर। और इन लोग का तो लक्ष्य ही रहता होगा, इनका लक्ष्य रहता होगा पढ़ाई करने का, कुछ करने का, तो लक्षद्वीप वाले ज्यादा साक्षर होंगे, दमन दादर नागर वाले कम होंगे, ठीक है। केरल सबसे ज्यादा साक्षर होगा, बिहार सबसे कम होगा। इसके बाद देखिए जन्म दर, ये बहुत ही कम पेपर में आता है, फिर भी अगर आएगा तो आपसे बनना चाहिए कि सबसे ज्यादा जन्म दर मतलब पूरे भारत की जन्म दर कितनी, 21.4%। अगर पूरे भारत की जन्म दर पूछेगा तो 21.4% है। और ज्यादा कहाँ की स्टेट में पूछेगा तो बिहार की जन्म दर ज्यादा है और गोवा की जन्म दर सबसे कम है। दादर नागर हवेली की केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो दादर और नागर हवेली की ज्यादा है, क्योंकि भाई घर में रहेंगे तो भाई अच्छी रहेंगे, मतलब मृत्यु होने की कम चांसेस है, जन्म ज्यादा से ज्यादा होगा, कैसे भी करके आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी जन्म दर ज्यादा से ज्यादा रहेगी, तो बिहार में सबसे ज्यादा जन्म दर है, गोवा में सबसे कम जन्म दर है, दादर नागर हवेली में सबसे ज्यादा है और पांडुचेरी में सबसे कम है, ठीक है।
कैसे भी करके आपको याद रखना है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अगर हमने बताया ना कि सिविल सर्विसेज के लिए तो आपके लिए सारे एग्जाम इंपॉर्टेंट है, चाहे पीएससी ऐसी जिसकी भी देना चाह रहे हैं, ऐसे एग्जाम जिसमें जीके का ज़्यादा स्कोरिंग पॉइंट रहता है, तो उसके लिए तो हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो वनडे एग्जाम वाले हैं उनके लिए जन्म दर बहुत कम आता है, फिर भी आएगा तो हमने आपको टेक्निक सिखा दी किस तरह से आपको याद रखना है कि ज़्यादा जन्म दर। तो बिहार में देखिए, बिहार वाले अगर वहाँ पे साक्षरता कम है तो जन्म दर ज़्यादा रहेगी वहाँ पे, ऐसे याद रख लें। और यहाँ की बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या याद रखें कि गोवा में सबसे कम रहेगी। हाँ, उसके बाद क्या हो जाएगा, दादर नागर हवेली में, दादर नागर हवेली मतलब घर ही रहेगा, घर ही में सब कोई रहेंगे तो भाई ज्यादा ही ना होगा जन्म दर, और पांडुचेरी में कम होगी। कैसे भी करके हम मेनली उद्देश्य ये है कि आप याद रखें। फिर मृत्यु दर याद रखें कि मृत्यु दर मतलब कि वहां पर मृत्यु दर जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, जन्म दर का मतलब पहले कितने ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं वहां पर, मृत्यु दर का मतलब जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, मान लीजिए 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 40 लोगों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये मृत्यु दर रिप्रेजेंट करे कि हम उसको बचा नहीं पाते, किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाए, किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो मृत्यु दर में काउंट होता है। तो 1000 पे अगर बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं तो उनमें से 40 बच्चों की मृत्यु हो जा रही, तो उसको बता रहे मृत्यु दर। तो देखिए, अगर पूछा जाएगा भारत में मृत्यु दर कितनी है तो 40 मृत्यु दर है। अगर ये पूछा जाएगा कि सबसे टॉप मृत्यु दर में स्टेट कौन सा है तो असम सबसे टॉप में, मृत्यु दर सबसे ज्यादा असम की है, सबसे कम मृत्यु दर है गोवा की। जन्म दर भी गोवा में कम है और मृत्यु दर भी कम, वहां पे कम बच्चे जन्म लेते हैं और अगर जितने भी ले रहे हैं उसमें से कम ही बच्चे की डेथ हो पाती है कारणवश से, मतलब किसी न किसी कारण से। तो याद रखिएगा मृत्यु दर सबसे कम है गोवा की, सबसे ज्यादा है असम की। और ये पूछेगा कि मृत्यु दर किसमें भाई, अगर ज्यादा पूछेगा तो अब देखिए दादर और नागर हवेली, अब दादर नागर हवेली में मृत्यु दर भी क्या है भाई, सबसे ज्यादा है कि बच्चे भी कहाँ जन्म हुए थे, दादर नागर हवेली में जन्म दर भी ज्यादा थी। घर ही में रहेंगे तो बच्चे ज्यादा जन्मेंगे, अब घर में रहेंगे, हॉस्पिटल में रहेंगे, सुविधाएं नहीं मिल पाएगी तो मृत्यु दर भी तो यहीं की ना ज्यादा होगी, ठीक है। जन्म दर भी आप पढ़ लीजिए, देखिए दादर नागर हवेली की ज्यादा थी, अब मृत्यु भी वहीं की ज्यादा हुई क्योंकि अब मतलब कोई हॉस्पिटल नहीं गए, कुछ नहीं गए, तो फिर वहां पर मृत्यु भी ज्यादा हो जाएगी ना। तो किसी भी तरह से आपको याद होना चाहिए, मेन हमारा उद्देश्य ये है, ठीक है। और पांडुचेरी में ही मृत्यु दर सबसे कम होगी। देखिए पांडुचेरी में जन्म दर भी कम थी और मृत्यु दर भी कम थी। मेनली आपको क्या याद रखना है कि बिहार में जन्म दर ज्यादा है और असम में जन्म दर कम है, और बाकी सब तो सेम ही है, आप किसी भी तरह से याद रख सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी आ गए अपन। अभी तो हमने केवल ये देखा था जन्म दर में कौन ज्यादा, कौन पीछे, कौन आगे, कौन ऊपर, कौन नीचे, ये सारी चीजें अभी आपने पढ़ी थी 1 लाइन फैक्ट में। अब आपको पढ़ना है कि जनगणना आखिर आती कितनी है, ठीक है। जनगणना जो है, जनगणना किस में आती है, तो जनगणना किस सूची में आती है, तो आप याद रखिएगा कि जनगणना संघ सूची में आती है, ठीक है। होता है ना संघ सूची, समवर्ती सूची, है ना, तो ये सारी सूची में जो रहेगा, ठीक है। तो आप याद रखिए कि जनगणना है वो आती संघ सूची में, केंद्र सूची में आती है। भाई ये केंद्र सूची का विषय है जनगणना। कौन करवाता है, तो केंद्र सरकार जनगणना करवाती है, लेकिन आप तो देखते हैं कि स्टेट करवाता है, तो भाई स्टेट जनगणना नहीं कराता, वो केवल इन्वॉल्व रहता अगर उनको जो टास्क दे देता हो। लेकिन अगर पूछा जाए जनगणना का काम किसका, तो केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार द्वारा होता है। कौन से अधिनियम में जनगणना की शुरुआत हुई थी, तो याद रखिए कि अधिनियम 1948 में, जनगणना 47 में, अपना 1947 में अपना देश आजाद होगा और 48 में अधिनियम बन जाएगा कि जनगणना कराओ भाई, कितने लोग अपने इधर पर बचे हुए हैं सब जनगणना कराओ, ठीक है। तो उससे याद रखिए कि अधिनियम कौन सा अधिनियम है, 1948 अधिनियम में जनगणना का बनेगा और कौन कराएगा, केंद्र सरकार कराएगी, केंद्र संघ सूची में है ये। और कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 246 में, ठीक है। अनुच्छेद 246 में देख लीजिए भाई कि इसका सम कितना हो रहा है। आपको पता चला कि 2 + 4 जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 6। तो ऐसे याद रख लीजिए कि अनुच्छेद 246 में, ठीक है, कि जनगणना कितनी है, तो 2 + 4 6 हो रही, मतलब इस देख लीजिए इवन नंबर है सारे, है ना। कैसे भी करके आपको याद होना चाहिए, मेन उद्देश्य कैसे भी करके आपको याद होना चाहिए, 2 2 4 6, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए 2 4 6 इवन नंबर है अनुच्छेद। जैसे भी आपको याद रखना कि जनगणना का क्या रहेगा, जनगणना का इवन नंबर याद रखिए आर्टिकल 246, ठीक है, इवन नंबर है सारे के सारे। और 2 + 4 करने पर 6 भी आता है कि भाई जनगणना है तो पूरी पूरी प्लस हो रही है, कितनी बढ़ रही है ना, तो 2 4 6। फिर उसके याद रखिए 246 पर जनगणना अधिनियम है, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना, भारत में जनगणना कराना वो है, ठीक है। आर्टिकल 246 में इसका वर्णन है जनगणना के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या पूछा जाएगा, अगर ये पूछा जाएगा कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन कहां पर है, अगर ये पूछा गया जनगणना करवाना किसका वो है, तो केंद्र सरकार का काम है, लेकिन जनगणना नियंत्रण और परिवार नियोजन के बारे में जानकारी देना कि जनगणना अपने इधर पे कम बच्चे पैदा करना, ज्यादा बच्चे पैदा करना, इनको बढ़ावा देना, इसके लिए नई नई पॉलिसियां बनाना, ये सारी चीजें जो कर रहे हैं उसका उद्देश्य वो किसके हैंड ओवर कर दिया गया है, ये दोनों सूचियों में आता है, ठीक है। ये किसमें आता है भाई, ये समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। समवर्ती सूची, इसमें राज्य भी काम कर सकता है और केंद्र भी काम कर सकते हैं, दोनों। जनरली राज्य ज्यादा करते हैं और केंद्र कम, लेकिन भाई दोनों ही कर सकते हैं। अगर ये पूछा जाएगा कि कौन सी सूची में, तो आपको याद रखना है कि ये केंद्र समवर्ती सूची का विषय, जनगणना नियंत्रण और परिवार नियोजन की भाई कितने बच्चे हो, क्या हो, कैसी पॉलिसी रखी जाए, क्या उम्र रखी जाए, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है लाडली लक्ष्मी योजना और भी न जाने बहुत आकर्षक योजनाएं चलाई जाती है कि जिससे लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो और लोग समझ पैदा करें और कम से कम
बच्चे हों जिससे जनसंख्या कम से कम हो और उनका अच्छी तरह से पालन पोषण हो पाए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा गया भारत विश्व का युवा देश है, ठीक है, ये तो हमें पता है भारत विश्व का युवा देश है। तो वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र लगाई गई है, ठीक है, कि वर्ष 2020 तक जो भारतीयों की औसत उम्र रहेगी ना, जब एवरेज निकाला जाएगा तो 29 वर्ष औसत उम्र रहेगी, ठीक है। भारत के जो औसत उम्र रहेगी 2020 तक 29 वर्ष औसत उम्र रहेगी। तो याद रखिएगा 29 ईयर्स, ठीक है। जो एवरेज एज रहेगी इंडिया की, पूरे इंडिया की एवरेज एज जो रहेगी 29 ईयर्स रहेगी, 29 वर्ष अनुमान लगाया गया है। फिर अब 2021 में आएगी जनगणना, तब हमको पता चलेगा कि और क्या हुआ क्या हुआ, उनके अनुमान में कितना क्या चीज़ है, वो सब अब 21 की जनगणना आने के बाद मालूम चलेगा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या होगा, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत। तो ये सारे मेन फैक्ट है जो आपको याद रखना है भाई, कि 2020 के अंतर्गत भारतीयों की औसत उम्र कितनी रहेगी, तो आपको पता चल गया 29 वर्ष रहेगी, अच्छी तरह से याद रखना। और राइटिंग को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे है तो आप अच्छी तरह से अच्छे नोट्स बना लीजिए और याद रखें मेन कॉन्सेप्ट है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है। तो याद रखिए जनसंख्या में स्थिरता, ठीक है, मेन फैक्ट ये है कि जनसंख्या में स्थिरता लाने का लक्ष्य जो है 2045 का, ठीक है, जनसंख्या में स्थिरता लाने का जो लक्ष्य है वो 2045 से बढ़ाकर, पहले क्या रखा गया था 2045 तक, लेकिन उनको पता चला नहीं भाई 2045 तक हम स्थिर नहीं कर पाएंगे जनसंख्या, ठीक है, तो उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है 2070 कर दिया गया, ठीक है। पहले लक्ष्य रखा गया था 2045 में, लेकिन उसको क्या कर दिया, उसको बढ़ाकर 270 कर दिया गया है, कि भाई उनको लगा सरकार को कि नहीं अभी नहीं कंट्रोल कर पाएंगे जनसंख्या को, तो उन्होंने उसके लक्ष्य को बढ़ाकर 2070 तक कर दिया कि 2070 तक हम जनसंख्या को स्थिर बनाए रखेंगे, कि हमारी जो 10 की जनसंख्या वो वृद्धि ना हो, ठीक है, स्थिर बनी रहे, बैलेंस बने रहे, इस उद्देश्य को 2070 पे बढ़ा दिया गया। पहले 2045 था, वो 2070 हो गया। देखिए कई बार पेपरों में ये पूछा गया कि साक्षरता दर एक्चुअल में निकालते कैसे हैं, क्या बच्चा पैदा होते साथ ही पढ़ाई चालू कर देगा उसी को साक्षर बोलते हैं क्या, 5 साल में बच्चा पढ़ाई करेगा उसको साक्षर बोलते हैं क्या, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है कि साक्षरता दर क्या होता है। हालांकि साक्षरता का मतलब ना कि आपसे सिग्नेचर भी बनने लगा, तो अगर आप सिग्नेचर भी करने लायक हो जाते हो ना तो एक प्रकार से साक्षर ही कहलाते हो, लेकिन कोई बात नहीं, अभी उसको फॉरगेट करो, यहाँ पर आओ कि साक्षरता दर क्या होती है। तो साक्षरता दर जो होती है, साक्षरता दर का मतलब कैसे निकालते हैं साक्षरता दर, ये पेपर में पूछा गया है कि साक्षरता दर किससे निकाला जाता है। तो याद रखेंगे कि ऊपर तो लिखा जाता है जो भी चीज निकालना है वो ऊपर रखते हैं, परसेंटेज में हमने कई बार आपको समझाया होगा कि जिससे भी तुलना करना है उसको नीचे, जो भी निकालना है उसको ऊपर, और इंटू कर देते हैं 100 का। जिससे भी तुलना करना है उसको नीचे रखते हैं, जो भी निकालना है उसको ऊपर रख देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, इसी तो परसेंटेज पता चलता है। तो आपसे पूछा जाएगा साक्षरता दर किससे निकाला जाता है, तो याद रखिएगा 7 वर्षों से अधिक आयु वाली जनसंख्या को नीचे रखा जाता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि किससे तुलना की जाती है, तो 7 वर्ष से अधिक आयु के लोगों से तुलना की जाती है। 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जितनी भी जनसंख्या है उसको नीचे रखा जाएगा, उसके ऊपर रखा जाएगा जितने भी व्यक्ति आपके इधर साक्षर हैं, इनटू कर दिया जाएगा 100 का और आ जाएगा साक्षरता दर। तो मेन फैक्ट ये आएगा कि साक्षरता दर किससे तुलना की जाती है, तो 7 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों से। 7 वर्ष के व्यक्तियों से, 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से कम, तो आपको याद रखना है 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या को नीचे रखा जाता है, उससे तुलना की जाती है। फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पीएससी तक में पेपर में आया है, ठीक है, और बहुत सारे पेपरों में आता है पीएससी को भी। तो यहाँ पर पूछा गया स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर किस में है। अगर ये पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए इंडिया में पुरुष कितने साक्षर हैं, 60% है, महिलाएं कितनी है, ठीक है 40% है, तो ये तो बहुत ज़्यादा अंतर ना हो गया है, समझ रहे हो। मान लीजिए कितना हैगा कि एक है 55%, एक है 45%, एक है 58%, एक है 42%, एक है कितना 51 और एक है 49। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सबसे कम डिफरेंस है और यहां पर सबसे ज्यादा डिफरेंस है। क्लियर हो रहा है ना, आपको ये समझना है भाई कि यहां पर केवल कितने परसेंट था, 51 और 49 में 2% का अंतर है। यहां पर महिलाएं 51 है और पुरुष कितने 49% साक्षर है, जबकि यहां पर कितने हैं पुरुष 60 और ये कितना है 40। तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना परसेंट का है, 20% का है। तो यहां तो बहुत ज्यादा अंतर है। तो बस यही इस तरह का क्वेश्चन हैगा, मतलब हमने केवल समझाया है वो है ना। अब यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर कहां पर है, तो राजस्थान में। राजस्थान की जो स्त्रियां हैं ना वो पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम पढ़ पाती हैं, ठीक है, या तो उनको पढ़ाया नहीं जाता होगा या कम पढ़ पाती हो, बहुत सारे ऐसे कारण होते होंगे जिन पर शोधकर्ता शोध करते होंगे कि आखिर एक्चुअल कारण क्या रहता होगा, गांव के कारण, आपूर्ति के कारण, आखिर क्या कारण है कि वहां पर नहीं पढ़ पाती, उस पर शोध चलता होगा और आगे आने वाली रिपोर्ट और बताएगी। लेकिन हमको फैक्ट याद रखना है कि ऐसी कौन सा राज्य है जहां पर स्त्री और पुरुषों की साक्षरता में अधिक अंतर है, तो वो है राजस्थान, ठीक है, याद रखेंगे फैक्ट। अगर पूछा जाएगा पुरुष कितने परसेंट साक्षर है तो 79, और महिला पूछेगा कि महिला कितने परसेंट साक्षर है तो 52 अप्रॉक्स में मार दीजिएगा, ठीक है। फिर चलते हैं, पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा एससी वाले एससी कहां पर है, किस राज्य में सबसे ज्यादा एससी है, तो याद रखिए एससी को ही क्या बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट, और जिसको बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। शेड्यूल कास्ट मतलब एससी का मतलब क्या होता है,
अनुसूचित अनुसूचित जाति, और इसका मतलब क्या होता है अनुसूचित जनजाति। ठीक है, इसका मतलब होता है अनुसूचित जाति। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है अनुसूचित जनजाति। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब होता है और शेड्यूल क्या रहता है कास्ट रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जनजाति। ठीक है, जनजाति। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो सबसे ज्यादा एससी जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा एससी पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। अगर संख्या पूछेगा एससी की सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, एसटी पूछेगा तो एमपी में। ठीक है, सबसे ज्यादा एससी पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज्यादा जब एसटी पूछेगा तो मध्य प्रदेश में। अगर ये पूछता है, ये अगर ये तो नंबर्स में है, ठीक है, ये नंबर्स में कि सबसे ज्यादा एससी कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा एसटी कहाँ पर है मध्य प्रदेश में। अगर ये पूछ लेगा कि परसेंटेज में सबसे ज्यादा व्यक्ति, जैसे कि अब इसमें कई बच्चों को डाउट रहता है तो हम उसको क्लियर कर दें कि एक्चुअली ये परसेंट का कॉन्सेप्ट क्या और कहती क्या चीजें। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कितने लोग हैं भाई 50,000 लोग एससी हैं, मध्य प्रदेश में कितने 5,000, मान लीजिए 50,000। यहां पर मध्य प्रदेश में एसटी कितने हैं 8,000 या 50,000, जितने भी भाई इतने मान लीजिए कि एसटी है। लेकिन परसेंटेज की जब बात कर रहा तो परसेंटेज में क्या होता है, मान लीजिए परसेंट में कितना है, परसेंट में वहां की जनसंख्या 500। अगर वहां की जनसंख्या 500 है पंजाब में और यहां की जनसंख्या कितनी 50 लाख है, 20 करोड़ है, कुछ भी हो ना, समझ रहे हो। तो परसेंटेज में 20 करोड़ में केवल 5,000 या 8,000 जनसंख्या, जबकि यहां पर केवल 100 है। लेकिन जनसंख्या यहां की 500 ना है, यहां की जनसंख्या 500 है और वहां पर 100 लोग हैं। तो यहां पर पंजाब में केवल 100 लोग हैं और जबकि उत्तर प्रदेश में 8,000 हैं। तो अगर ये पूछा जाएगा कि ज्यादा जनसंख्या कहां है एससी में, तो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा है एससी वाले और मध्य प्रदेश में ज्यादा एसटी वाले। लेकिन अगर यही बात परसेंटाइल में पूछ लेगा तो परसेंटाइल का मतलब ये हुआ कि वहां के लोगों से कंपेयर करके बताओ। तो वहां के लोग थे केवल 500 और 500 में 100 लोग क्या थे एससी थे। तो जो इसका परसेंट आ गया वो कितना आ गया भाई, इनका जो परसेंटेज आएगा उसको जब आपने सॉल्व किया तो 20%। तो इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब में 20% हैं, समझ रहे हो। पंजाब में भले 100 लोग हैं लेकिन ये 20%, इनकी आबादी का 20% एससी है, जबकि उत्तर प्रदेश में केवल 5% है। लेकिन 5% कितना 80,000 के बराबर है, कुछ भी दे देगा 80,000 के बराबर है। तो यही चीज हम समझाना चाहते हैं कि अगर ये पूछेगा कि सबसे ज्यादा एससी कहां है तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर बोलेगा प्रतिशत में सबसे ज्यादा एससी कहां है, सबसे ज्यादा एससी प्रतिशत कहां पर है, तो आपको बोल देना पंजाब। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि परसेंट और संख्या में क्या अंतर है। ठीक है, अगर ये पूछेगा कि परसेंट में सबसे ज्यादा एससी कहां है तो पंजाब में, और पूछेगा संख्याओं में सबसे ज्यादा एससी संख्या वाले एससी संख्या रहती है कहां पर उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा एसटी संख्या रहती है, एसटी संख्या है, एसटी संख्या के व्यक्ति हैं तो कहां पर मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर बोलेगा परसेंट में तो लक्षद्वीप में। ठीक है, ये फैक्ट केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों से ही है ना, ऐसा नहीं कि केंद्र शासित का अलग है, पूरा का मिक्सचर करके ही ये आपको दिया गया है। उसके बाद ये देख लीजिए, अभी क्या पूछा जाएगा आपसे लास्ट फैक्ट कि सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहां रहती है तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहां रहती है हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है वो हिमाचल प्रदेश में रहती है। और जनसंख्या के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है कि जनसंख्या सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है भाई, सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी की है 20 करोड़। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी की है 20 करोड़, फिर उसके बाद आती है महाराष्ट्र की 11 करोड़, उसके बाद आता है बिहार अपना, मतलब कि बिहार सभी तो अपने ही है। ठीक है, बिहार आता है 20 करोड़ 10 करोड़ सॉरी, है ना। तो याद रखना सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी में है 20 करोड़, उसके बाद महाराष्ट्र में 11 करोड़, बिहार में 10 करोड़। ठीक है, तो फैक्ट सारे याद रखना है, कोई भी फैक्ट आपको भूलना नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने आपके लिए पूरा मटेरियल प्रोवाइड किया जनगणना में, इसके बाहर का क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलेगा, रियर है कि आपको देखने को मिले। जितने भी हमने आपको फैक्ट बताया वो अच्छी तरह से मगअप कर लेंगे, आपके पेपर में बहुत काम आएगा। चलिए, जय हिंद दोस्तों। और जैसा अभी आपको वीडियो लगे आप फीडबैक जरूर दें, अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो जरूर पहुँचाएं और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ें हैं आप हमें जरूर बताएं। चलिए, जय हिंद।